हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि डीआरडीओ द्वारा थ्रस्ट वेक्टरिंग पर काम किया जा सकता है, जो कि कावेरी इंजन में जा सकता है और अल्टीमेटली LC-13 में जा सकता है। तो थ्रस्ट वेक्टरिंग को लेकर जो डिबेट है ये काफ़ी पहले से चल रही है। कई जगह पर इसको यूजफुल बताया जाता है, कई जगह पर इसको यूजलेस भी बताया जाता है। कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके लिए थ्रस्ट वेक्टरिंग को डेवलप भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया और बिना थ्रस्ट वेक्टरिंग के ये प्लेटफॉर्म फ्लाई कर रहे हैं। इसमें प्रमुख तौर पर यूरोफाइटर टाइफून है, जिसके EJ-200 इंजन्स को लेकर भी थ्रस्ट वेक्टरिंग को बनाया गया था, और दूसरा चाइनीज़ J-10 फाइटर है, जिसके WS-10C इंजन को थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ बनाया गया था। इवन एक प्रोटोटाइप भी बनाया गया था जो थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल के साथ फ्लाई भी किया था, लेकिन उसके बाद भी जो ज़्यादातर ऑपरेशनल J-10 हैं उनमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल नहीं दिए गए हैं। इवन रफाल के लिए भी जो स्नेगमा का M88 इंजन इस्तेमाल किया जाता है, इसका एक वर्जन बनना था M88 3D, जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग का यूज़ होना था। पर जैसा कि हम जानते हैं, रफाल के जो वर्जन फ्लाई कर रहे हैं, इवन जो फ्यूचर वर्जन आ रहे हैं, इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग को प्लान नहीं किया गया है। तो ये थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन कोई नई चीज़ नहीं है। US ने भी इस पर कई एक्सपेरिमेंट किए। F-18 को लेकर एक स्पेशल वर्जन बनाया गया था जिसे F-18 हार्व कहा जाता था, जहाँ पर हार्व का मतलब था हाई अल्फा रिसर्च व्हीकल। यहाँ पर भी थ्रस्ट वेक्टरिंग को इम्प्लीमेंट करके देखा गया था, लेकिन इसके बाद भी जो नेक्स्ट वर्जन आए FA-18 सुपर हॉर्नेट्स, उनमें ये थ्रस्ट वेक्टरिंग इंक्लूड नहीं करी गई। तो थ्रस्ट वेक्टरिंग के फ़ायदे काफ़ी हैं। आपको हाई एंगल ऑफ अटैक मिल जाता है, एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा मनोरेबल हो जाता है, स्टॉल रिकवरी इजी हो जाती है, पर इसका कॉस्ट भी पे करना पड़ता है। तो एक बार अगर आप थ्रस्ट वेक्टरिंग को यूज़ करते हैं तो एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट अपनी सारी एनर्जी लूज कर देता है, जो कि डॉग फाइट के सिनेरियो में आइडियल नहीं माना जाता। और जब तक आप एनर्जी रिकवर करेंगे तब तक हाई एनर्जी वाला एनिमी एयरक्राफ्ट आपकी तरफ टर्न करके आपको अपना निशाना बना सकता है। थ्रस्ट वेक्टरिंग से आपको एक अच्छा शॉट ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर आप वो मिस कर गए तो आप सीधे सीधे डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। तो ये एरोबैटिक डिस्प्ले पे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल डॉग फाइट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। और अगर एयरक्राफ्ट यहाँ पर डेल्टा विंग है तो वो तो वैसे ही एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लूज करता है। थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ मामला और भी ख़राब हो जाएगा। साथ ही साथ थ्रस्ट वेक्टरिंग को लगाने का मतलब ये है कि आप अपने इंजन को थोड़ा भारी भी बना रहे हैं, साथ ही साथ उसकी जो मेंटेनेंस है उसको भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में ये चीज़ देखी जाए ये आइडियल बिल्कुल नहीं है। कावेरी के केस की बात करें तो वैसे ही ये इंजन ओवरवेट है, इसका वेट कम रखने की कोशिश करी जा रही है। थ्रस्ट वेक्टरिंग को ऐड करने से वेट कम नहीं उल्टा ज़्यादा होगा। तो कावेरी के केस में तो ये बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। और अगर तेजस के साथ इस इंजन को आप ऐड करते हैं तो वहाँ पर वैसे ही रिक्वायरमेंट है कि थ्रस्ट नंबर ज़्यादा रहे, ताकि थ्रस्ट टू वेट रेशियो अच्छा हो सके और एयरक्राफ्ट ज़्यादा एनर्जी को सस्टेन कर पाए। तो कावेरी वैसे ही थ्रस्ट जो है ये रिक्वायर्ड थ्रस्ट से काफ़ी कम प्रोड्यूस करता है। 90 किलोन्यूटन के आसपास के थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट मिनिमम है, 95 तक आइडियली मानकर चला जाता है, और ये इंजन खाली 73 से 75 किलोन्यूटन के आसपास का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। तो थ्रस्ट वेक्टरिंग यहाँ पर ऐड करना कावेरी इंजन में प्रैक्टिकली कोई ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड नहीं कराएगा, उल्टा नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी अब सवाल यहाँ पर उठता होगा कि Su-30 MKIs में और इवन ज़्यादातर रशियन प्लेटफॉर्म्स में थ्रस्ट वेक्टरिंग है, चाहे हम Su-35 की बात करें, चाहे हम Su-57 की बात करें, तो क्या वहाँ पर डिसएडवांटेज है? तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि बिना थ्रस्ट वेक्टरिंग के भी जो रशियन प्लेटफॉर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मनोरेबल हैं। चाहे आप Su-30 MKI की बात कर लें, Su-35 की बात कर लें, या फिर Su-57 की बात कर लें। थ्रस्ट वेक्टरिंग एक ऑप्शनल कंट्रोल है जो कि यूज़ किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर, और प्रैक्टिकली ये बहुत कम यूज़ किया जाता है। इवन जो MiG-29 है ये भी काफ़ी ज़्यादा मनोरेबल प्लेटफॉर्म है, वो भी बिना थ्रस्ट वेक्टरिंग के। और ऐसा नहीं है कि MiG-29 के लिए थ्रस्ट वेक्टरिंग प्रपोज नहीं करी गई थी। MiG-29 का एक वर्जन था जिसे MiG-29 OVT कहा जाता था, जिसमें RD-33 के RD-133 थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स लगाए गए थे, जिनमें 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग थी। लेकिन उसके बाद भी जो बाद के MiG-29K आए, MiG-35 आए, उनमें थ्रस्ट वेक्टरिंग नहीं दी गई। इवन दूसरे MiG-29M वेरिएंट में भी थ्रस्ट वेक्टरिंग आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि थ्रस्ट वेक्टरिंग की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। फाइटर प्लेटफॉर्म के लिए एक डॉग फाइट में एनर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। थ्रस्ट वेक्टरिंग यूज़ करने से वो एक बार में चली जाती है। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज़ है जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आपके इंजन को थोड़ा भारी बनाता है, साथ ही साथ उसकी मेंटेनेंस भी बढ़ाता है। इवन जो चाइनीज़ J-20 फाइटर है, इसमें भी अभी तक थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन को नहीं लगाया गया है। ऑल्दो प्रपोजल था
इनके पास ऑप्शन भी हैं, पर फिलहाल के लिए थ्रस्ट वेक्टरिंग को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ना ही कोरियन नेक्स्ट जनरेशन KF-21 बुरामे में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर यह है कि डेफिनेटली हमें इस फील्ड में रिसर्च करनी चाहिए, और अगर AMCA के साथ हमें प्रॉपर थ्रस्ट टू वेट रेशियो मिल रहा है और एक रिलायबल थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम को हम डेवलप कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें AMCA के साथ ये ट्राई करके देखना चाहिए। पर कावेरी के साथ इसको लगाना ज़्यादा यूजफुल साबित नहीं होगा। बेटर हम इस इंजन के वेट को कम रखने पर और थ्रस्ट को बढ़ाने पर फोकस करें, ताकि तेजस की परफॉर्मेंस जो है जितनी प्लान करी गई थी वहाँ रीच कर सके, और जो ट्रांसोनिक परफॉर्मेंस इशू है वो सॉर्ट हो पाए। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।